एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट और हमारे पास हर हफ्ते आपके यानी दर्शकों के सैकड़ों ईमेल्स और फोन आते हैं, लेकिन जिन सवालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है वो है प्रॉपर्टी के साथ जुड़े लीगल मैटर्स या लीगल मामले। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार में ही आपकी ज्यादा से ज्यादा लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए, और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु का ये लीगल स्पेशल शो, जिसमें हम सुलझाएंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके हर तरह की समस्या को, प्रॉब्लम को। और इस लीगल स्पेशल में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर जी, जो पिछले 5 सालों से इस शो में प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी कानूनी उलझनों को दूर कर रहे हैं। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए आज के इस लीगल स्पेशल को शुरू करते हैं। पहले कॉलर आ रहे हैं हमारे पास दिल्ली से, रवि अरोड़ा जी ने फोन किया है। रवि जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर, मेरी प्रॉपर्टी है दिल्ली में, हम लोग सब इकट्ठे रहते थे, फादर वगैरह हम लोग सब। तो मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद हमने सबने ब्रदर सिस्टर ने मिलके तो रिलिक्विशमेंट डीड होती है, उस फादर के नाम प्रॉपर्टी कर दी थी। तो फादर ने 2008 में गिफ्ट कर दी थी मेरे नाम। तो उसमें सिस्टर का राइट बनता है लेना का कि नहीं बनता? ये रिलिक्विश डीड जो आपने किया अरोड़ा जी, ये फादर जब हयात थे तब हो गया था ना? हाँ जी, तब हो गया था। और इसको रजिस्टर किया आपने? हाँ, रजिस्टर करा हुआ और उन्होंने बिल भी लिखी हुई है। बिल में मेरा नाम है। बिल में आपको ही दी है पूरी प्रॉपर्टी? हाँ जी, बिल में भी दी है। तो फिर, और ये प्रॉपर्टी जो फादर की थी उनकी खुद की कमाई से थी या वो आपको नाना जी दादाजी से फादर को मिली थी? नहीं, खुद की थी। फिर तो कोई सवाल नहीं, आपकी केस बहुत स्ट्रांग है। ये प्रॉपर्टी आपका कोई शेयर इसमें नहीं मांग सकता। अगर बकायदे रजिस्टर्ड विल आपके नाम पे है, फादर की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, तो अरोड़ा जी आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और गिफ्ट डीड भी रजिस्टर्ड है, तो लीगली ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती, दूसरे कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। आप बकायदा आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखे, और कोई पार्टीशन सूट में अगर शायद गया तो आपको एक केस लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका बिल्कुल लीगल राइट इस प्रॉपर्टी के ऊपर है। चलिए, अब दिल्ली से रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे राजेश मिश्रा जी। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मैंने जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज की है, और रजिस्ट्रेशन के वक्त बिल्डर ने कहा कि मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास सर्विस टैक्स प्लस वैट जो है वो आपको पे करना होगा जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे अभी पे करना है या इसे मतलब बाद में पे करना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन, बट ही कुड नॉट क्लैरिफाई। मैं जाके एक्चुअली गूगल वगैरह पे भी सर्च किया, कुछ दोस्तों से सलाह भी ली, लेकिन किसी के पास भी मतलब कोई एकदम कारगर आंसर नहीं मिला कि मतलब मुझे वैट पहले भरना है या फिर सर्विस टैक्स पहले भरना है, कब भरना है, बिल्डर को देना है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर देते हैं। उदय जी, थोड़ा सा आप विस्तार से बता दें ताकि और दर्शकों के लिए भी आसान, क्योंकि ये सवाल सारे दर्शकों के लिए भी हो सकता है। अभी भी ऐसा है कि वैट 1% आपको आपके एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर देना है, वो जब आप एग्रीमेंट रजिस्टर करते तब देना है। अब सवाल होता है कि आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, और कब रजिस्टर्ड किया? हमने लास्ट मंथ में रजिस्टर कर दिया। लास्ट मंथ में किया ना, तो मतलब अभी अप्रैल में आपने रजिस्टर किया, तो अप्रैल में अगर आपने रजिस्टर किया तो उसे 1% वैट एग्रीमेंट वैल्यू पे देना है, और 3.9% अभी आपका सर्विस टैक्स बढ़ गया। अगर आप मार्च के पहले करते थे तो 2.5% मिलता था आपको, अगर अप्रैल में वो रजिस्टर किया है तो अप्रैल से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए आपकी सर्विस टैक्स। तो वो सर्विस टैक्स एक्चुअली जो अभी बढ़ा दी है उसमें 75% रिबेट पकड़ के कुल मिला के आपको अभी 3.9% देना है एग्रीमेंट वैल्यू पे। तो आप कैलकुलेट कीजिए, 3.9% प्लस 1% वैट। बिल्डर शायद आपको 4% में थोड़ा डिस्काउंट दे रहा है ऐसा लगता है, तो उसकी कैलकुलेशन गलत है, एडवांटेज ले लीजिए। और वो पेमेंट आपको बिल्डर को करना है, आप डायरेक्टली भी भर सकते हैं, मगर आजकल बिल्डर को अलाउ किया है कि वो आपसे ये ले बकायदा, बशर्ते उनसे आप ये रिसीट ले ले, और वो क्योंकि उन्होंने भी ये भरना चाहिए, नहीं तो आपको डबल पड़ेगा। तो आप रिसीट ले ले कि ये टैक्स के लिए कलेक्ट किया है, आपको कोई चिंता नहीं। नहीं रिसीट ले तो आप खुद एग्रीमेंट रजिस्टर करते टाइम ये वैट और सर्विस टैक्स भर सकते हैं, मगर बिल्डर्स को अलाउड है ये कलेक्ट करना, क्योंकि नहीं तो उनको ही देना है आगे जाके,
तो बेहतर है आप बिल्डर को दे दो और उससे एक रिसीट ले लो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से फोन आया है, पंकज तलरेजा साहब ने किया। पंकज जी पूछे अपना सवाल। सर जी, मैं पिपरिया का रहने वाला हूँ जी। मैंने अपने शहर में एक प्लॉट लिया अपने दोस्त से, जो कि अपना दोस्त बाहर रहता है दूसरे शहर में जी। मैंने उसको अपने प्लॉट के पूरे पैसे दे चुका हूँ जी। और वो जब प्लॉट में मौके पे देखने गया तो वहाँ पे किसी दूसरे का कब्जा है। अच्छा। तो मैंने बोला भैया ये प्लॉट हमारा है। तो उन्होंने बोला भैया ये प्लॉट हमने खरीदा है किसी से। मैंने कहा भैया रजिस्ट्री दिखाइए, तो उन्होंने हमको रजिस्ट्री दिखाई। अच्छा। जिसमें रजिस्ट्री में सब गलत सलत लिखा था, खतरा नंबर, कॉलोनी वालोनी, मतलब कुछ भी लिखा था वहाँ पे, वो कुछ मौजूद ही नहीं आसपास जी। तो जो हमारे पास रजिस्ट्री है ना हमारे मित्र की, उसमें सब क्लियर लिखा हुआ है जी। तो वो प्लॉट मेरे को चाहिए, मैं कैसे हासिल करूँ उसको बताइए। जी जरूर। आपने ये कब खरीदी किया? एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है आपका? कौन से साल में? नहीं सर जी, जो मैंने अपने मित्र से लिया ना उसने 20 साल पहले खरीदा था। मैंने उसको पैसे मुंह जबानी दे चुका हूँ, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं कराई। वो आपसी मामला है, मैं उसको जब बोलूंगा वो लिखा पढ़ी करके दे देगा मेरे को। मैंने करवाई नहीं। नहीं तो भाई ऐसा है, आप ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है और सामने वाले के पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, अगर आप कहते हैं कि वो एग्रीमेंट भी सही नहीं है, तो आपको उसको सिटी सिविल कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके जो भी जुरिडिक्शन आपका है, वकील की सलाह ले लो वहां पे, पर आपको इसको चैलेंज करना पड़ेगा और उसको एविक्शन सूट दाखिल करना पड़ेगा, बशर्ते आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। और अगर उसके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो भैया आप तकलीफ में आ सकते हैं। वो एग्रीमेंट चाहे गलत सही है, आप एक सर्च रिपोर्ट ले लो अच्छे आर्किटेक्ट या सॉलिसिटर के पास से या लॉयर के पास से भी। अगर आपको प्रॉपर्टी का दस्त यानी सर्च रिपोर्ट मिले तो आपको भी एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी। यही होता है, हम आपस में अंडरस्टैंडिंग में काम कर लेते हैं, लीगल फीस नहीं देते, लीगल एग्रीमेंट नहीं करते, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देते और फिर तकलीफ में आ जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी गुरु में हमारे इस लीगल स्पेशल में आपके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का लीगल स्पेशल, जहां पर हम आपके लीगल प्रॉब्लम को सुलझा रहे हैं। हमारे साथ है लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर, इनके साथ हम आपकी समस्याओं का हल कर रहे हैं। तो आइए अपने इस लीगल स्पेशल को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अपने अगले कॉलर को जो है हर्षवर्धन, और फोन लाइन पर मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। हर्षवर्धन जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ भोपाल से जी। मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2006 में, जिसका पोजीशन है 2007 में लिया था जी। और ये सोसाइटी जो थी ये पूरी तरह बिल्डर द्वारा संचालित थी, पूरी बिल्डर ने हमसे पैसे लिए हुए थे और बिल्डर ने 3 साल तक उसको ऑपरेट किया, बहुत अच्छे से ऑपरेट किया। उसके बाद उसने जो ओनर्स एसोसिएशन थी उसको हैंड ओवर की सोसाइटी को 2012 1 अप्रैल से। और उसके बाद जब सोसाइटी आई फॉर्म हुई तो उसके बाद सोसाइटी में कुछ चार्जेस ऐसे लगाए, जैसे 1500 रुपीज उन्होंने लगाया है, जिसमें उन्होंने बोला कि 1500 रुपीज के अलावा आपको लिफ्ट का चार्जेस और जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो एक्स्ट्रा देना होगा, वाटर चार्जेस का एक्स्ट्रा देना होगा। और कुछ कारणों से मान लीजिए हमारा जो हम रजिस्टर्ड हुए क्या एज ए सोसाइटी के मेंबर, तो हमारा जो टेनेंट है जहाँ किराएदार है उससे भी वो बोल रहे हैं कि आपको भी पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो क्या सर ये जो चार्जेस हैं, जैसे लिफ्ट चार्जेस हो गए, ये चार्जेस हो गए, जो सोसाइटी चार्जेस दे रहे हैं 1500, उसमें इंक्लूड नहीं होगा? जी जरूर, अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल यहाँ पर उदय जी से हम सलाह लेंगे इस पर। उदय जी क्या इनके लिए सलाह होगी? ऐसे 2 तरह से बातें होती है, कई बार सभासद पैसे नहीं देते, कई बार सोसाइटी मनमानी कर लेती है। आपके यहाँ तो अभी जो कोऑपरेशन हम कहते हैं वो कोऑपरेशन कोऑपरेटिव में नहीं रहा है, संस्था की संस्थानें बन गई है, आसनों की सिंहासनें बन गई है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप लिखिए उस सोसाइटी को कि हमें ब्रेकअप दे दीजिए। आप मेंबर है ना सोसाइटी के, शेयर सर्टिफिकेट है ना जी? हाँ, तो आप सोसाइटी को मांग सकते हैं कि भाई इसका ब्रेकअप हमें दीजिए जो आप मेंटेनेंस लगा रहे हैं। मेंटेनेंस में बाकायदा लिफ्ट की चार्जेस जैसे आप कह रहे हैं
कॉमन इलेक्ट्रिसिटी के अलग होती है अगर आपका मीटर अलग है, मगर अगर कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है और कॉमन वाटर मीटर है तो उसके भी चार्जेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टी चार्जेस आ जाते हैं अगर आप अलग से नहीं भर रहे हो तो। और साथ साथ आपका मेंटेनेंस जो भी है, वॉचमैन है, गार्डनर है, लिफ्ट है और कई अमेनिटीज जो भी है उसके चार्जेस लगते हैं। पर इसका बाशर्ते है आप बेकम मांगिए, और अगर टैक्सेस है वो देते हैं तो उसका रिसिप्ट आप मांग लीजिए, आपका हक बनता है। आपको नहीं दिया तो आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास तकरार गुजारिश कर सकते हैं। साथ साथ ग्राहक मंच आपके यहाँ है भोपाल में, तो वहां भी जा सकते हैं ग्राहक मंच में और तकरार गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी ग्राहक मंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर यानी सभासद और सोसाइटी के बीच में अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है सर्विस के मामले में, जो सोसाइटी सर्विस प्रोवाइडर है आपसे बिल्कुल बाकायदा पैसे लेती है, तो वह आप ग्राहक है और आपका हक आप मांग सकते हैं। अंतरिम आदेश भी ले सकते हैं कि इतना चार्ज नहीं किया जाए, बशर्ते आपको ब्रेकअप मिले और बशर्ते वो ब्रेकअप में आपको दिखाई दे कि वो ज्यादा पैसे आपसे ले रहे। रही बात आपके टेनेंट की, वो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% ऑफ द सर्विस चार्जेस जो होते हैं टोटल आपसे ले सकते हैं, मगर वो आपके किराएदार से पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि किराएदार का उनके साथ वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपको लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट देना है और पुलिस वेरिफिकेशन देना है। मुझे लगता है मैंने अभी काफी आपके समाधानकारक उत्तर दिए हैं। अगर कुछ भी सवाल और है तो हम आपकी सेवा में। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर आ रहे हैं हमारे नोएडा से, राजीव जौहरी साहब। जौहरी जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैंने अभी एक फ्लैट लिया था क्रॉसिंग में जी, रेंट पे लिया हुआ है मैंने, तो क्रॉसिंग रिपब्लिक की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी, तो उसमें मैं रेंट दे रहा हूँ प्लस मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें अब हुआ क्या था कि उसमें सिक्योरिटी पर्पज पर उसमें ग्रिल नहीं थी, तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बोला कि आप इसमें ग्रिल लगवा दीजिए, तो उनका ठीक है मैं लगवा दूंगा। उन्होंने अप्रूव भी कर दिया था, फिर उनका वेंडर भी उन्हीं का था और सारी चीज उन्होंने मतलब 2 महीने का टाइम लिया, टाइम भी काफी हो गया। तो उसके बाद जब वो ग्रिल लग गई तो वो ये कहते हैं कि अब इसका पेमेंट आपको करना होगा, तो क्या ये सही है या? जी, और हमारे साथ उनका 11 महीने का एग्रीमेंट भी हुआ है। जी जरूर। उदय जी क्या सलाह होगी इनके लिए? ऐसा है कि ग्रिल जो है, ग्रिल अगर वो उन्होंने लगवाया, उनके वेंडर से लगवाया है तो आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आपने खुद ने लगवाया है और उनसे परमिशन नहीं ली है लिखित में लगवाने की, तो वो गलत होगा, वो पैसे नहीं देंगे, तो शायद वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पर इसका बाद आप जो यहाँ जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट है या सिटी सिविल कोर्ट आपके यहाँ है, जहाँ जो किराएदार है इनकी सारी तकरार गुजारिश होती है, उस कोर्ट में आप आपके वकील का सलाह लेके उसको लीगल नोटिस देके जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका एग्रीमेंट लिव एंड लाइसेंस है, जो खर्चे करने हैं वो ओनर ने करने हैं, मगर आप खुद से खर्चे करोगे और उनकी परमिशन नहीं लोगे तो वो भी गलत होगा। तो ये आपको देखना है कि क्या लिखित में आपके पास परमिशन है, क्या आपने वेंडर को बोला था, अगर उन्होंने वेंडर को बोला था तो वेंडर को आपका कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, आप कहिए वेंडर वो लगाने वाले को उनसे पैसा ले ले करके। तो जहां तक हो सकता है कानूनी जगह जिसकी उसको खर्चे करना चाहिए, मगर आप बिना इजाजत उसकी आप भी कुछ नहीं कर सकते, और किया तो खर्चा आपको करना चाहिए। ये बात आपकी है, आपने तय करनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस प्रॉपर्टी गुरु लीगल स्पेशल में आपके सवालों के जवाब हम लगातार दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रॉपर्टी गुरु के लीगल स्पेशल में आपका स्वागत है, जहां पर हम सुलझा रहे हैं आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को। इसके लिए हमारे साथ लगातार बने हुए लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर जी। तो आइए एक बार फिर से सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं अपने अगले कॉलर को, जो है नवी मुंबई से प्रशांत ने फोन किया। प्रशांत पूछे अपना सवाल। हाय एवरीवन। जी सर, एक्चुअली हमारा एक फ्लैट है, टॉप फ्लोर पे है। वो हमारा जो फ्लैट है वो ईस्ट फेसिंग है। हमारे एक नेबर है जिनका फ्लैट जो वो वेस्ट फेसिंग है। हम दोनों के पास खुद का प्राइवेट टेरेस है। हमारे प्राइवेट टेरेस से हम दोनों तरफ का व्यू लेते हैं, ईस्ट और वेस्ट का दोनों का। सेम हैपेंस विद आवर नेबर एज वेल, वो भी ईस्ट और वेस्ट दोनों का व्यू लेते हैं। अभी हमारे जो पड़ोसी हैं वो उन्होंने पूरा शेड डाल के कवर कर लिया है, और प्लान की वो आगे उसमें ग्रिल खिड़कियां लगा कर उसको दे विल प्रॉब्ली यूटिलाइजिंग एज अ रूम। मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया,
ये जनवरी में उन लोगों ने माना नहीं, कुछ ऐसा किया नहीं। फिर मैं सोसाइटी को मैंने लेटर भी दिया, सोसाइटी ने मीटिंग बुलाया, बट सोसाइटी सेज कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये आप लोग का इंडिविजुअल मैटर है। मैं सोसाइटी से बोल रहा हूँ कि आप मेरे को लिख कर दीजिए कि यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस फ्रंट सो दैट आई कैन गो अहेड एंड डू समथिंग एल्स। बट न वो इस चीज को, मेरे लेटर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, न कोई आंसर दे रहे हैं, न हमारे पॉलिसी रोक रहे हैं काम को, वो ही कंटिन्यूइंग एवरीथिंग। राइट, तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? इनको 3 तरह की बातें हैं, क्योंकि पहले तो सोसाइटी को ये लेना चाहिए कि म्युनिसिपल अप्रूवल ऐसे शेड के लिए है या नहीं है, ये टेम्पररी शेड अलाउड है क्या नहीं। मैं इनको सलाह दूंगा कि कोई आर्किटेक्ट से आप सलाह करें, म्युनिसिपालिटी में तकरार गुजारिश करें और उनका क्या है कि इसे डिमोलिश किया जाए। अगर म्युनिसिपालिटी इसको कुछ नहीं करती तो दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये सोसाइटी के खिलाफ, म्युनिसिपालिटी के खिलाफ और उस पर्टिकुलर फ्लैट परचेसर के खिलाफ सिटी सिविल में जा सकते हैं लोकली वहां पे, और एक इंटरिम ऑर्डर ले सकते हैं। तीसरा इनको और एक अच्छा ऑप्शन है जो है वो ग्राहक मंच के पास, जो बेलापुर मंच है इनके यहाँ, जो मंच है वाशी जिसको कवर करता है, वहां पे तकरार गुजारिश कर सकते हैं सोसाइटी के खिलाफ, क्योंकि प्राइमरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी होती है। वहां म्युनिसिपालिटी को भी आप पार्टी बना सकते हैं कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी नहीं अलाउ करे। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं वडोदरा गुजरात से। राजेश पटेल साहब ने फोन किया है। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने 2 BHK फ्लैट लिया है जी, इसमें 2 ही विंग से 16 फ्लैट है टोटल जी। तो जो डेवलपमेंट चार्ज करके बिल्डर मांग रहा है वो कौन से केस में एप्लीकेबल होता है, मतलब हमको देना चाहिए, और कौन से केस में देना चाहिए? अगर वो हमको फैसिलिटी कौन सी देगा तो हम डेवलपमेंट चार्ज देंगे? जी जरूर। उदय जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी ग्राहकों के लिए लागू होगा। ऐसा है कि सब कुछ आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। आपके एग्रीमेंट में क्या उन्होंने डेवलपमेंट चार्ज लिखा था? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है ना आपका। अगर एग्रीमेंट में डेवलपमेंट चार्ज लिखा नहीं है तो सब्सिक्वेंटली बिल्डर या एम्यूनिटीज के लिए डेवलपमेंट चार्ज, जो भी एम्यूनिटीज के पैसे वो मांग रहा है आपसे, वो लिखा नहीं है, तो बिल्डर ऐसे कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं ले सकता, क्योंकि जो भी चार्जेस है वो आपके एग्रीमेंट के तहत चार्जेस होंगे, उसके बाद वो नहीं मांग सकता है, बशर्ते आपने उसके साथ और एक कोई एग्रीमेंट किया होगा कि आप देने को तैयार है, मगर वो भी गलत होगा, अनफेयर होगा, जिसे हम अनुचित व्यापारी प्रथा कहेंगे। आप ग्राहक मंच में तो जा ही सकते हैं, साथ साथ सिविल कोर्ट में भी डैमेजेस के लिए जा सकते हैं, या डेवलपमेंट चार्ज आप नहीं देना कोई जरूरी नहीं है अगर आपका एग्रीमेंट नहीं कहता। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे आ रहे हैं पुणे से प्रमोद चिंचकर साहब। प्रमोद जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते, मैं पुणे से प्रमोद बात कर रहा हूँ जी। हाँ, मेरा जहाँ रेसिडेंशियल सोसाइटी है हमारा पुणे में, कोर एरिया में, यानी पेट एरिया में बोलते हैं ना, उसमें मैं, मेरा सेक्रेटरी हूँ मैं अभी ये साल के लिए जी। अभी क्या है, हमारे सोसाइटी में जो कमर्शियल होल्डर है, वो कमर्शियल दुकान वाले, तो उनके वो टेम्पो वगैरह पार्किंग में पार्क करके जगह ब्लॉक करते हैं। एक्चुअली क्या है, पार्किंग में एरिया है कम जी, और जो रेसिडेंट जो है, फ्लैट ओनर जो है, बिल्कुल उनके लिए ही जगह कम होती है, तो वो उनको कमर्शियल मेंबर जो है उनको बताने के बाद भी वो सुनते नहीं है, तो उनका 3 व्हीलर कमर्शियल टेम्पो जो है जी, समझ गए, वो लगाते हैं, उनको बताया है, और ऐसा रेजोल्यूशन भी पास करके लिया है हमने कि वो लगाना नहीं है, फिर भी वो लगाते हैं, तो क्या करें? राइट। उदय जी, क्या सलाह होगी? ऐसा है कि बाईलॉज के हिसाब से सोसाइटी अलॉटमेंट की मालिक है। बाईलॉज में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाईलॉज है उसमें बिल्कुल पार्किंग का प्रावधान है कि पार्किंग कैसे करना चाहिए। अगर कम पार्किंग है तो लॉट से अलॉट होता है। ये देखना चाहिए कि कम से कम, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, दोनों आपके मेंबर है, और वो अगर आपके मेंबर है तो उनको कम से कम एक पार्किंग मिलने के प्रावधान होनी चाहिए। मगर अगर सोसाइटी में कम पार्किंग है तो बाईलॉज के हिसाब से आपको लॉट्स निकालने चाहिए, और लॉट्स में जिसका भी नंबर आएगा वो लगेगा, बाकी के बाहर होने चाहिए, और टेम्पो फिर बाहर जाएगा। अगर लॉट के हिसाब से कम पार्किंग है, लॉट के हिसाब से उनको मिलेगा, तो एक ही टेम्पो वो रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते। पर ये बिल्कुल आप बाईलॉज देख लीजिए, बाईलॉज में क्लियर कट पार्किंग अलॉटमेंट का प्रावधान है। बाईलॉज के हिसाब से आप लॉट्स निकाल के
पार्किंग कर सकते हैं, पर उसमें फिर कोई रहने वाले की 2 कार है तो वो भी बाहर चला जाएगा रेसिडेंस वाले की, क्योंकि कानून सबके लिए एक होता है जी। और इसी के साथ हम अपने इस लीगल स्पेशल को यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस स्पेशल शो के जरिए हमने और न सिर्फ उन दर्शकों की जिन्होंने हमसे सीधे तौर पर सवाल पूछे, बल्कि तमाम लोगों की जिन्हें इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स है, उनकी भी प्रॉब्लम्स को एक हद तक दूर करने की कोशिश की है और आगे भी हम इस तरह के शो लेते आएंगे। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस स्पेशल शो में आए और आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का हल किया। और वैसे भी हमारे रेगुलर शो में भी हम लगातार आपकी इस तरह की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। तो प्रॉपर्टी गुरु के इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर अपने रेगुलर शो पे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।